हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फाइन क्लासेस फैक्ट क्लस्टर। आज हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं के बारे में जानेंगे। ये हिंदी गद्य साहित्य का तीसरा भाग है। इससे पहले दो और भाग आ चुके हैं, जिसको अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य भाग 1 और हिंदी गद्य साहित्य भाग 2 नाम से। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। गद्य की विभिन्न विधाएँ। हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से लेकर वर्तमान तक गद्य के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रसार हुआ है। हिंदी गद्य की विधाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों में किया जा सकता है, अर्थात हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव से वर्तमान तक गद्य के कई विधाओं का प्रसार हुआ, जिसे दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी, जिसमें कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी एवं उपन्यास विधाओं का विकास भूतकाल से देखने को मिलता है। यानी इन सभी विधाओं का जो विकास है वो भूतकाल से ही देखने को मिलता है। द्वितीय श्रेणी अप्रधान या प्रकीर्ण विधाओं की है। इन 9 गद्य विधाओं में आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ये सब विधाएं वर्तमान की विधाएं हैं, यानी कि वर्तमान युग में विकसित हुई विधाएं हैं। अब हम इन सभी विधाओं का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे और साथ ही इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहली विधा है निबंध। यह एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव तथा अपूर्ण गद्य का विकास होता है। इसकी शैली में पूर्ण रूप से कलात्मकता के गुण विद्यमान हैं। यानी कि इस संरचना में ये गद्य की एक ऐसी संरचना है जिसमें जो गद्य है वो सजीव तथा अपूर्ण रूप से दर्शाया जाता है और साथ ही इसमें पूर्ण रूप से कलात्मकता विद्यमान होती है। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। गद्य की 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। तो बच्चों, इस बात को याद रखिएगा कि निबंध को आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जितनी भी नए विधाएं हैं गद्य की, उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और विकसित विधा है वो निबंध ही है। गद्य की दूसरी विधा है कहानी। कहानी का उद्देश्य किसी घटना, व्यक्ति विशेष, भाव, संवेदना आदि की संवेदनशील अभिव्यंजना करना होता है। अर्थात किसी व्यक्ति या किसी घटनाक्रम को या किसी के भाव या संवेदना को संवेदनशील तरीके से व्यक्त करना ही कहानी का उद्देश्य होता है। यह आधुनिक साहित्य रचना की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। इसका शीर्षक स्मरणीय तथा तीक्ष्ण होता है और कहानी के भूल भाव अथवा संवेदना की व्यंजना करने में सक्षम होता है। यह कहानी जो होता है, मुख्य रूप से इसके शीर्षक पे प्रभाव डाला जाता है कि शीर्षक इसका कैसा होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए। तीक्ष्ण होता है और स्मरणीय होता है, जिसको याद किया जा सके। कहानियाँ आप लोग बहुत सारे पढ़े होंगे। कहानियों का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि व्यक्तियों के मनों की जो भावनाएं हैं उस पर प्रभाव डालना। तीसरी विधा उपन्यास है। किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाओं, संवाद का निश्चित उद्देश्य को प्रायोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास कहलाती है। उपन्यास में कहानी तो है ही, साथ ही संयोग आने पर वह काव्य की भांति भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को मग्न करता है। श्रीनिवास द्वारा संयोजित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी बड़े विषय, पात्रों के चरित्र चित्रण, घटनाओं या संवाद को किसी निश्चित उद्देश्य को संग्रहित करके
जो गद्य की रचना होती है उसे उपन्यास कहते हैं। और जो श्रीनिवास जी द्वारा संयोजित परीक्षा गुरु हिंदी की पहली मौलिक उपन्यास है। इस बात को याद रखिएगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है आपसे। अगली जो विधा है यानी कि चौथी विधा है, जिसका नाम है नाटक। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से अधिक अंकों वाला गद्य रचना नाटक कहलाता है। यानी कि नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ संबंधित सात्विक भाव का प्रदर्शन है। नट से अभिनीत होने के कारण यह नाटक कहलाता है। यानी कि जो नाटक होता है वो थोड़ा एकांकी से बड़ा होता है और इसे रंगमंच यानी स्टेज पर अभिनय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गद्य की अगली जो विधा है एकांकी। एकांकी एक अंक के नाटक को कहा जाता है, अर्थात एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। एकांकी में नाटक के सभी तत्व होते हैं, साथ ही उसके रचना विधान तथा अन्य तत्वों में भी थोड़ी ऐसी विशेषताएं भी समाहित होती हैं जिसके कारणवश रचनाकारों ने एकांकी को साहित्य की एक स्वतंत्र रचना स्वीकार कर लिया है। अर्थात एकांकी नाटक तो है लेकिन एक अंक वाला नाटक है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट जो रचना है इसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। यह बोर्ड परीक्षा के पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगली जो विधा है हिंदी गद्य की वह है जीवनी। किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की प्रमुख घटनाओं, उसके क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन जीवनी कहलाता है। जीवनी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में गंभीरता से विस्तार पूर्वक एवं व्यवस्थित रूप से वर्णन करना। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी बड़ी बात का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक केवल उसके अंतरंगी जीवन से सुपरिचित ही नहीं होता, अपितु उसके साथ तादात्म्य प्रमाणित कर लेता है। अर्थात जीवनी में उस व्यक्ति के जिसकी जीवनी लिखी जा रही है उसकी हर छोटी बड़ी बात का ऐसे वर्णन किया जाता है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वह स्वयं उनके जीवन को जानता है या उनके जीवन को देखा है अपनी आँखों से। सातवीं विधा है आत्मकथा। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी कि आत्मकथा में कोई लेखक अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का वर्णन करता है। इसका रचनाकार स्वयं अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों को पाठकों के समक्ष मैत्री गुण के साथ रखता है। यह संस्मरणात्मक होती है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। यानी कि इस लेखन विधि में जो लेखक होता है अपने जीवन की समस्त घटनाओं पर स्वयं की प्रतिक्रिया प्रकट करता है। इसलिए आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडेय बच्चन शर्मा उग्र की रचनाएं विशिष्ट मानी जाती हैं। आत्मकथा रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडेय बच्चन उग्र की जो रचनाएं होती हैं वो सबसे विशिष्ट मानी गई हैं। आठवीं रचना है रेखा चित्र। जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का
हिंदी रूपांतरण है तथा यह दो शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है कि किसी विशेष घटना का चित्रण करना। यानी कि जब भी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या उसके भाव की, घटना की, ठीक है, चित्रण किया जाता है, ऐसा सजीव रूपी चित्रण कर दिया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। यह हिंदी की एक विशिष्ट विधा है जिसको पढ़कर पाठक जो होता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। अगली जो विधा है वह है संस्मरण। किसी तथ्य या स्मरणीय घटना को जब किसी व्यक्ति के विशेष के द्वारा उसके यथार्थ रूप को सशक्त एवं तीक्ष्ण भाषा शैली में प्रकट किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसका अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात संस्मरण में रचनाकार स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति तथा घटना का स्नेह संबंध तथा कलात्मकता के साथ वर्णन प्रकट करता है। मतलब इसमें लेखक किसी व्यक्ति तथा घटना का अपने शब्दों में वर्णन करता है। अगली यानी कि 10वीं जो विधा है वह यात्रावृत्त है। जिस गद्य रचना में लेखक के द्वारा किसी यात्रा के प्रत्यक्ष ज्ञान का यथावत कलात्मक वर्णन किया जाता है उसे यात्रावृत्त कहते हैं। यानी कि इस विधा में लेखक के द्वारा किसी यात्रा का वर्णन किया जाता है। इसमें रचनाकार विशेष स्थलों की यात्रा का सौंदर्य तथा रसीला वर्णन करता है। इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में असमर्थ हो वे उनका मानसिक हर्ष प्राप्त कर सकें और घर बैठे ही उन स्थलों के कृत्रिम दृश्यों, वहाँ निवासित लोगों के आचरण, खान पान, रहन सहन तथा राजनीतिक पहलुओं आदि से रूबरू हो सकें। यहाँ संख्या छपने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। 11वीं विधा है भेंट वार्ता। जब रचनाकार किसी व्यक्ति विशेष से भेंट करके उसके चरित्र, व्यवहार, भाषा आदि से संबंधित प्रश्नों को साहित्यिक रूप से रचकर पाठकों के समक्ष प्रकट करता है तो वह रचना भेंट वार्ता या साक्षात्कार कहलाती है। भेंट वार्ता हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष चर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नामों से विख्यात है। भेंट वार्ता यानी किसी से मिलकर उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करना भेंट वार्ता कहलाती है। अगला है 12वां पत्र साहित्य। जब कोई रचनाकार अपने किसी मित्र, परिचित अथवा घनिष्ठ व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी व्यक्ति विशेष अथवा महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी व स्वयं की सामाजिक तथा भावात्मक स्थिति को मद्देनज़र रखकर तथा उसके प्रति विशेष आदर सम्मान के भाव प्रस्तुत करते हुए निजी तौर पर पत्र उत्कीर्णित कर भेजता है और बदले में प्रतिवचन की उम्मीद रखता है तो वह पत्र साहित्य की रचना करता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन की शुरुआत द्विवेदी काल से हुई है। इस बात को याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में पत्र के प्रकाशन की जो शुरुआत हुई है वो किस काल से हुई है? तो द्विवेदी काल से हुई है। ठीक है। अगली रचना है डायरी। जब कोई रचनाकार अपने जीवन में घटित संपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध विवरण लिखित माध्यम के द्वारा प्रस्तुत करता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। इस काल का प्रारंभ लगभग 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी कि जो डायरी विधा का प्रारंभ है वो 1930 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसमें लेखक अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं को तिथि के साथ यानी कि डेट के साथ अपनी डायरी में लिखता है और उसे जब पब्लिश करता है तो उस विधा को डायरी कहते हैं।
अगली विधा है रिपोर्ताज। जिस गद्य रचना में किसी घटना का दृष्टांत विवरण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो उसे रिपोर्ताज कहते हैं। यह शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्याय तथा साहित्यिक नाम है। अगली विधा है आलोचना। आलोचना शब्द का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि का परीक्षण स्पष्ट अथवा सही रूप से करना, अर्थात किसी साहित्यिक रचना का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन करते हुए उसके गुण दोषों का भली भांति अध्ययन कर उसका विश्लेषण करना उसकी आलोचना कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, हिंदी आलोचना का जो प्रारंभ है वो द्विवेदी युग से हुआ है। अगली विधा का नाम है गद्य काव्य। जिस रचना में कविता के गुणों का समावेश छंद के बिना संभव होता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। यह रचना गद्य तथा काव्य के बीच की रचना है, जिसमें रचनाकार अपने हृदय की रागात्मकता का प्रकट करता है, जिससे पाठक उसे पढ़कर रसमय तथा मोहक हो जाता है। अगली विधा है लघु कथा। लघु कथा एक ऐसी विधा है जो धीरे धीरे गद्य के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रही है। लघु कथा में आधुनिक मार्मिकता तथा संवेदना की प्रगाढ़ वेदना दिखाई पड़ती है। लघु कथा में वर्तमान की जो समस्याएं हैं उसको कम शब्दों में या छोटे कहानियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मुझे आशा है यह वीडियो आपके परीक्षा में बहुत मदद करेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने विचार को कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।